चलो याद ध्यान दो, अभी इस चैप्टर के लास्ट लेक्चर में हम लोग है जहाँ पे हमें इकोनॉमी और डिसइकोनॉमी ऑफ स्केल देखना है, और जैसे ही ये खत्म हमारा चैप्टर नंबर 3 ओवर। और बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा इसका मतलब वेटेज भी अच्छा खासा है। और इसके बाद चौथा यूनिट वो अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो इको में 60 में से आप मतलब अश्योरेंस कर लो 55 56 मार्क्स इधर भी नहीं गए। और ये गारंटीड है क्योंकि इसमें कुछ होने को है ही नहीं, क्योंकि सीधा एमसीक्यूज पूछेंगे, आपके कंसेप्ट क्लियर है, आपको आंसर आ जाएगा। लास्ट पॉइंट पे अच्छे से ध्यान दो, क्या है सर? इकोनॉमी एंड डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल। अब ये क्या है, उन्होंने इंटरनल इकोनॉमी एंड डिस इकोनॉमी बोला। अब मैं हर एक चीज पढ़ा रहा हूं तो आप ध्यान से यहाँ पे ध्यान दोगे, और बाकी काम बंद कर दो बेटा, पे अटेंशन इधर ध्यान। पढ़ना शुरू करेंगे। इंटरनल इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज, वी सॉ दैट रिटर्न टू स्केल इंक्रीज एट इनिशियल स्टेज। रिटर्न टू स्केल मतलब क्या? इनिशियली आप लोगों का प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन का स्पीड जो है या फिर जो एफिशिएंसी जो है वो बढ़ती है, तो आपका कॉस्ट कम होते रहता है। आपने लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को देखा ना, इनिशियली आपका कॉस्ट क्या हो रहा था? कम। फिर बाद बाद में मतलब आपने ये सब कल का लेक्चर याद करो, सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, बाकी सारी चीजें दिमाग से बाहर। बहुत टेक्निकल पॉइंट चल रहा है, ये समझ गया तो फिर सब इजी। उन्होंने कहा कि लॉन्ग रन में जब तुम्हारा इंक्रीजिंग रिटर्न है तो तुम्हारा कॉस्ट क्या हो रहा है? डिमिनिश, है ना। और जब डिमिनिशिंग रिटर्न है तो तुम्हारा कॉस्ट क्या हो रहा था? इंक्रीजिंग। तो उन्होंने कहा कि हर फर्म, वी सॉ दैट, हमने देखा है रिटर्न टू स्केल के जो स्टेजेस है उसमें अगर इंक्रीजिंग है, रिटर्न टू स्केल इंक्रीज इन द इनिशियल स्टेज एंड आफ्टर रिमेनिंग कांस्टेंट वाइल थोड़े टाइम के लिए, और उसके बाद वो क्या होने लगता है बेटा? डिक्रीज। तो इंक्रीजिंग, कांस्टेंट और डिक्रीजिंग, तीन स्टेजेस है रिटर्न टू स्केल में। द क्वेश्चन अराइज, यहाँ पे क्वेश्चन खड़ा होता है, as to why we get increasing return to scale due to which cost fall। ये तो हमने कल भी देखा था कि इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है तो कॉस्ट क्या हो रहा था? फॉल, मतलब कम हो रहा था, इसलिए हमारा कॉस्ट कम क्या जा रहा था? डाउनवर्ड, कॉस्ट कम हो रहा था। एंड व्हाई आफ्टर सर्टेन पॉइंट वी गेट डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल ड्यू टू विच आपका कॉस्ट क्या होगा? बढ़ेगा। याद आ रहा है रुको में? और डिक्रीजिंग रिटर्न जब चालू हुआ तो तुम्हारा उस पर्टिकुलर एक्सिस पे कॉस्ट कम के बाद क्या होने लगा? बढ़ने लगा। तो उनके पहले सवाल समझ रहे? सवाल वही है जो हमने पढ़ा है, वो आपको यही पूछ रहे हैं कि आपने देखा था, याद आ रहा है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व या किसी में भी, कि जब इंक्रीजिंग रिटर्न था तो कॉस्ट कम हो रहा था, और जब डिक्रीजिंग रिटर्न हुआ तो कॉस्ट क्या होने लगा? बढ़ने लगा। वो उन्होंने आपको वही पूछा जो आपको ऑलरेडी आ रहा था और कुछ सवाल के माध्यम से पूछा, ठीक है। द आंसर इज दैट इनिशियली फर्म एंजॉय इंटरनल इकोनॉमी ऑफ स्केल एंड बियॉन्ड सर्टेन लिमिट इट सफर फ्रॉम इंटरनल डिसइकोनॉमी ऑफ स्केल। मतलब उन्होंने कहा कि इनिशियली तो सब मैनेजेबल था। एक मिनट, वो आवाज इसी माइक का ले रहा है ना, मुझे देखो। हाँ, उन्होंने कहा कि इनिशियली क्या है ना, सब मैनेजेबल होता है, कि कम लोग हैं तो मैनेजमेंट को आसानी हो जाती है लोगों को मैनेज करना, तो इकोनॉमी ऑफ स्केल अच्छा है, सब पे ध्यान रखा जाता है, कंट्रोल रखा जाता है। लेकिन जैसे जैसे आगे ऑर्गेनाइजेशन बढ़ता है वैसे कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं होता, तो तुम्हारा मैनेजमेंट भी लूज हो जाता है और कंट्रोल खो देता है, तो फिर ये इकोनॉमी की डिसइकोनॉमी, डिसइकोनॉमी। तो कहा कि कुछ टाइम बाद वो भी डिसइकोनॉमी, और इंटरनल इकोनॉमी एंड डिसइकोनॉमी क्या है? तो नीचे दिए हुए प्रकार है। पहला पॉइंट उन्होंने दिया है टेक्निकल इकोनॉमी एंड क्या? डिसइकोनॉमी। अब हम हर एक पॉइंट को पढ़ेंगे, और ये पॉइंट आई थिंक सो इतना, और नेक्स्ट पेज पे थोड़ा सा है, ठीक है, 2 मिनट। तो अब क्या है टेक्निकल इकोनॉमी एंड डिसइकोनॉमी, यहाँ पे ध्यान क्या सी। What is technical economy and diseconomy? Large scale of production is associated with economy of superior techniques। मतलब अगर तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया है तो तुम्हारा प्रोडक्शन कम होगा कि ज्यादा होगा? ज्यादा होगा। तो सुपीरियर टेक्नोलॉजी के साथ, सुपीरियर टेक्निक के साथ तुम्हारा प्रोडक्शन लो स्केल पे होगा कि लार्ज स्केल पे होगा? लार्ज स्केल। ये तो समझो। As firm increase its scale of operation, it become possible to use more specialized and efficient form of all factors, especially capital equipment and machinery. For producing higher level of output, there is generally available more efficient machinery, which, when employed to produce large output, yield a lower cost per unit of output। उन्होंने कहा कि जब आपके पास मशीनरी है, आप जितना ज्यादा प्रोडक्शन करोगे तो आपको रिटर्न बढ़ेगा और आपका कॉस्ट पर यूनिट क्या होगा? कम होगा। ठीक है, आगे रीड करो क्या पॉइंट है। यील्ड के बाद लाउडली करो ना तो मेरे को भी समझेगा। यस मनी, ये तेजल रीड करो।
metal equipment and machinery. For producing higher level of output, there is generally available a more efficient machinery, which when employed to produce a large output, yields a lower cost per unit of output. Firm is able to take advantage of composite technology, where the whole process of production of commodity is done as one composite unit. Secondly, when the scale of production is increased and the amount of labor and other factors become larger, introduction of greater degree of division of labor and specialization becomes possible as a result of cost per unit. तो उन्होंने कहा कि वही देखो पूरे पॉइंट ऑफ व्यू में एक एग्जांपल लेके बात की तो उन्होंने कहा कि जैसे जैसे आपके पास मशीनरी आती है आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हो तो आप लेबर को भी स्पेशलाइज करते हो। आप बोलते हो कि ये लेबर इस मशीनरी पे, और एक ना लर्निंग कर्व नाम का कंसेप्ट है। व्हाट इज लर्निंग कर्व? लर्निंग कर्व मतलब मैं आपको बताता हूँ, एक सिंपल सी बात है। अकाउंट का कोई सम आप सॉल्व कर रहे हो ना पहली बार, जैसे कि आप इन्वेंट्री का भी ले लो, तो फर्स्ट टाइम तो आपको दिक्कत आएगी, मतलब आप सेकंड सम जब उसी कंसेप्ट का सिमिलर करोगे तो थोड़ी बहुत गलतियां हो सकती है, टाइम ज्यादा लगेगा। लेकिन एक बार आप एक ही प्रकार के सम बार बार सॉल्व कर रहे हो तो ये तुम्हारा लर्निंग को हो गया, मतलब कम से कम टाइम में कम से कम गलतियों से वो सम क्या हो रहा है, सॉल्व हो रहा है। वैसे इंप्लॉय जब नया नया काम करने लगता है तो इनिशियली वो तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करता है, लेकिन उसको उसी पर्टिकुलर टाइप का काम कर रहा है, उसी मशीनरी को ऑपरेट कर रहा है, उसी टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है, तो उसका इफिशियंसी क्या होगा, बढ़ेगा, लर्निंग का बढ़ेगा, तो कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्या देगा, आउटपुट। तो लेबर स्पेशलाइज हो गए, और इसलिए कहा कि इधर आपका रिटर्न टू स्केल क्या हो जाएगा, इंक्रीज, क्योंकि अब लेबर पहले कम टाइम में, मतलब ज्यादा टाइम में कम यूनिट बना रहा था क्योंकि वो सीख रहा था। अब धीरे धीरे उसका लर्निंग कर्व क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और जैसे लर्निंग कर्व बढ़ रहा है वैसे उसका इफिशियंसी भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लॉजिक समझ रहा है? तो ये अच्छी बात है, ये टेक्नोलॉजी जितना इंप्रूव करेगा। लेकिन देखो इसमें आपको तीनों बातें बता देता हूं। पहले जब वो नया था, लर्न किया तो इंक्रीज हुआ, अब सब सीख लिया तो क्या रहेगा, सीखने को कांस्टेंट, और बाद में उसी गाड़ी से काम चलेगा तो फिर क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। लेकिन हम इनिशियली क्या देख रहे हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, और ये टेक्नोलॉजी का मुद्दा था जहां पे लेबर भी स्पेशलाइज है, इंडस्ट्री को सब चीजें सही ढंग से मिल रही है, इसलिए पॉइंट इंपॉर्टेंट था करके। दूसरा क्या हेडर है बेटा, और एक पॉइंट बाकी रीड करो। On account of performance of a number of link presses, firm can reduce the inconvenience and cost associated with the dependence on other by undertaking various from the input supply. उन्होंने क्या किया, फर्म क्या करेगी, डिपेंडेंसी कम करेगी, मतलब वो खुद ही चीजें बनाने लगेगी। फॉर एग्जाम्पल कोई चिप्स बेचने वाला है, वो क्या करता था, फार्मर से आलू खरीदता था, अब उसे डिपेंडेंट रहना पड़ता था। बाद में वो कंपनी बहुत बड़ी हुई तो उसने क्या किया, खुद का ही फार्म खरीद लिया और खुद ही पोटैटोस बनाने लगे। तो इससे क्या होगा कि इन्होंने डिपेंडेंस, खुद ही प्रोसेसिंग चालू कर देंगे तो डिपेंडेंसी कम, रिटर्न टू स्केल क्या हो जाएगा, इंक्रीज। डन हुआ? और कोई? यस। However, beyond a certain point, a firm experiences net diseconomies of scale. This happens because when the firm has reached a size large enough to allow utilization of almost all possibilities of division of labor and employment of more efficient machinery. Further, increase in the size of plant will bring about high long run costs because of difficulties of management. The scale of operations becomes too large, becomes difficult for the management to exercise control and to bring क्या बोला है उन्होंने, ध्यान से दो, आप पढ़ते हो ऑनलाइन वाली, इस पॉइंट को आप पढ़ना, बहुत क्लियरली पढ़ना, क्योंकि यहाँ पे लाइट गई तो ठीक है, रिकॉर्डिंग तो हो ही रहा है, उसका कोई ये दिक्कत नहीं करके। सो उन्होंने कहा है कि एक लेवल बाद इफिशियंसी तो हमने की, इफेक्टिवनेस बढ़ाया, लेकिन अब लेबर इस स्टेज पे पहुंच चुका है और इतना ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हो चुका है कि उसके बाद हम क्या ही लर्न कर लेंगे। तो अब यहाँ पे हमारा कांस्टेंट और कौन सा रिटर्न टू स्केल चालू हो जाता है, इसका डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। तो ये डिसइकोनॉमी चालू हो गया। अब तक इकोनॉमी था, लेकिन अब क्या हुआ कि तुमने जितना एफिशिएंसी बढ़ाना था बढ़ा लिया, अब चीजें इतनी एक्सपांड हो गई कि कंट्रोल ही नहीं हो पा रही है। तो हर एक पॉइंट के दो बात होते हैं ना, वैसे वाली बात है। तो तुमने पहले इकोनॉमी देखा जब शुरुआत थी, और उसी टेक्नोलॉजी जब तुमने मैक्सिमम सब अचीव कर लिया, अब बियॉन्ड दैट पॉइंट कुछ है ही नहीं, तो अब तुम्हारा कौन सा स्केल चालू हो जाएगा, डिसइकोनॉमी ऑफ स्केल, क्योंकि अब सब चीजें कि एक लेवल पे आ गए हैं, तुम्हारा कंट्रोल नहीं हो रहा है, सो ऑन। तो ऐसे करके तुमने पहला इंटरनल इकोनॉमी टेक्नोलॉजी देखा, शुरुआत की इकोनॉमी से, एंड किया क्या, डिसइकोनॉमी से। दूसरा पॉइंट क्या बेटा, मैनेजरियल इकोनॉमी। एक बार रीड करो, तब तक मैं पेरेंट्स से मिलकर आता हूँ, रीड करो। ऑनलाइन वालों फटाफट आप इस पॉइंट को मॉड्यूल से ही करो, पेज नंबर 3.39 है और समझ जाएगा, इसलिए स्क्रीन की जरूरत नहीं है, मैं पढ़ भी रहा हूँ। मैनेजरियल इकोनॉमी एंड डिसइकोनॉमी। मैनेजरियल इकोनॉमी refers to reduction in managerial cost. कैसे? When output increase, specialization and division of labor can be applied to management. It become possible to divide its management into specialized department under specialized personnel. Further,
Each department can be further subdivided. For example, sale can be split into separate sections such as advertising, export, and customer service. Since individual activity came under supervision of specialists, management efficiency and productivity will greatly improve. अब यहाँ पे हमको सिर्फ कंसेप्चुअली समझ लेना है, कुछ लर्न तो करना नहीं है. उन्होंने कहा कि जब इनिशियल स्टेज होता है ना, तो हम हर एक डिपार्टमेंट को एक स्पेशलाइज पर्सन रखते हैं जो कंट्रोल रखेगा. फंक्शनल मैनेजमेंट उसको कहते हैं. फंक्शनल सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट एंड सो ऑन. हर एक डिपार्टमेंट का अपना एक हेड है. तो हमारा स्पेशलाइजेशन इंप्रूव होगा कि डिक्लाइन होगा? इंप्रूव होगा. हमारा परफॉर्मेंस भी क्या होगा? इंप्रूव होगा. और डेफिनेटली ये इकोनॉमी ऑफ स्केल को बढ़ाएगा, क्योंकि सब चीजें अंडर द कंट्रोल चल रही है, अंडर वॉच चल रही है. सी देखो, since individual activity come under the supervision of specialists, management efficiency and productivity will greatly improve. Decentralization of decision making and mechanism of managerial function further enhance the efficiency and production of manager. What is decentralization? डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है तुम्हें हर चीज ऊपर पूछने की जरूरत नहीं है. कुछ डिसीजन तुम तुम्हारे हक से तुम्हारे दिमाग से ले सकते हो. तुम्हें हर एक चीज के लिए बार बार पूछने की जरूरत है. उसे डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं. हर मैनेजमेंट अपने दुकान के हिसाब से, दुकान मतलब अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से, उसे जो लग रहा है वैसे निर्णय ले रहा है. और ये हेल्पफुल रहेगा डेफिनेटली फॉर एनहांसमेंट ऑफ आपका प्रोडक्टिविटी. Thus, specialization of management enable large firm to achieve reduction in which cost? Managerial cost. और ये कॉस्ट रिड्यूस हो रही है, प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे हैं. और कॉस्ट रिड्यूस होगा तो प्रॉफिट क्या होगा? बढ़ेगा. तो ये क्या होगा? इकोनॉमी ऑफ स्केल. दूसरा पैरा. However, as the scale of production increase beyond certain limit, अति तिथमाति ये रूल है. बियॉन्ड लिमिट अगर बढ़ने लगा, कृष्णा यहाँ पे ध्यान दे, मैनेजेरियल डिसइकोनॉमी सेट इन. Now, communication at different levels, such as between the manager and laborer, amongst the manager, become difficult, resulting in delays in decision making and implementation of decision already made. Management finds it difficult to exercise control and to bring coordination among its various departments. The managerial structure become more complex and is affected by the greater bureaucracy, red tapeism, lengthening of communication line, and so on. All these affect the efficiency and productivity of management and that of firm itself. तो इकोनॉमी है, डिसइकोनॉमी है, डिसइकोनॉमी. उन्होंने कहा जब प्रोडक्शन बियॉन्ड लेवल बढ़ जाएगा, जब इतनी सारी एक्टिविटी हो जाएगी, तो मैनेजमेंट के अंदरूनी लेबर हो गए, मैनेजमेंट हो गए, उनके बीच में हो सकता है डिस्प्यूट्स हो सकता है कंट्रोल ना हो, इफिशिएंसी बढ़ने की जगह कम हो जाए, और ये सारी चीजों की वजह से मैनेजमेंट का कॉस्ट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. या फिर प्रोडक्शन गलत होगा तो ये सारी चीजें तुम्हारे फेवर में जाएगी, अगेंस्ट जाएगी, अगेंस्ट. तो ये हो जाएगा डिसइकोनॉमी. अगेंस्ट सिर्फ रीड करना था, बाकी कुछ तुमको रटना नहीं है. फेवरिज्म, रेड टैपिज्म मतलब क्या? अपने जो तुम्हारा जय जयकार कर रहा है उसको प्रमोशन दो, जो हार्डवर्क कर रहा है उसे इग्नोर करो. तो वसीले से ही काम हो रहा है, बाकी मेहनत को नजरअंदाज किया जा रहा है. तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन कभी भी बढ़ती नहीं. और ये वो पॉइंट है, रेड टैपिज्म वगैरह. और ये इकोनॉमी है, डिसइकोनॉमी, डिसइकोनॉमी. तो एक पॉइंट पे दोनों बात बताए कि शुरुआत में इकोनॉमी है, लेकिन बाद में बियॉन्ड लेवल जा रहे हैं, तो यही चीज किस में आ रही है? डिसइकोनॉमी. नेक्स्ट पॉइंट है बेटा कमर्शियल इकोनॉमी एंड डिसइकोनॉमी. अब ध्यान दो, पढ़ो. ऑनलाइन वालों क्लियरली शुरू रखो पढ़ना, मतलब देखते रहो. प्रोडक्शन ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ गुड्स रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ मटेरियल कंपोनेंट. ये समझा क्या? और हर एक चीज को पढ़ने के साथ खुद समझो, सिर्फ रीड मत करो, तुम्हारा दिमाग यूटिलाइज करो. वहां पे क्या था लाइन? जितना ज्यादा तुमको प्रोडक्शन करना है उतना क्या लगेगा? रॉ मटेरियल लगेगा. दूसरा लाइन, अ लार्ज फर्म इज एबल टू प्लेस बल्क ऑर्डर फॉर मटेरियल एंड कंपोनेंट एंड एंजॉय लोअर प्राइस फॉर देम. लॉजिक समझा क्या? कि जितना होलसेल में तुम ऑर्डर करोगे उतना तुमको प्राइस क्या होगा? लो. तो ये जो हमने देखा है क्या, बड़े बड़े मॉल, अभी कौन सा है, डी मार्ट वगैरह, उधर प्राइसेस क्यों कम है? वो इतने बल्क में खरीदते हैं कि उनको ही कॉस्ट कम गिरता है. और उनको कॉस्ट मतलब कैसे चेन होते हैं, होलसेलर से, मतलब फार्मर से बड़ा होलसेलर खरीदेगा, होलसेलर रिटेलर को बेचेगा, तो सब अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करते हैं. ये बल्क में सीधा फार्मर से ही खरीदते हैं. तो बीच में एक तो बिचौलिया निकल गया, फार्मर से इतना बल्क में खरीदा तो उसका कॉस्ट कम हो गया, और वो प्रॉफिट डायरेक्ट, मतलब वो सीधा बेनिफिट किसको देते हैं? कस्टमर को. इसलिए वो प्राइस भी क्या रखते हैं? कम, लेकिन प्रॉफिट भी उतना हो रहा है डीमार्ट को. तो पॉइंट क्या है कि तुम्हारा कॉस्ट कम होगा. आगे समझ लो. इकोनॉमिक्स कैन ऑल्सो बी अचीव इन मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट. इफ द सेल्स स्टाफ इज नॉट बीइंग वर्क टू फुल कैपेसिटी, एडिशनल आउटपुट कैन बी सोल्ड एट लिटर, और क्या बेटा? नो एक्स्ट्रा कॉस्ट.
Moreover, large firm can benefit from economy of advertising. As the scale of production increase, advertising cost per unit of output क्या बेटा fall. मतलब सर नहीं समझा, बताओ ना ये क्या है? सर मैंने आज मार्केटिंग पे 1 लाख रुपया खर्चा किया AKCA के, और 1 लाख रुपया खर्चा करके 10 स्टूडेंट आए, तो मेरा पर स्टूडेंट मार्केटिंग कॉस्ट कितना हो गया? 10,000। लेकिन वही लार्ज ऑर्गेनाइजेशन इतने बड़े स्केल पे एडवर्टीजमेंट करती है और इतने उन्हें कस्टमर मिलते हैं, अगर मुझे 1 लाख खर्चा करके 1 लाख कस्टमर मिल गए तो वही कॉस्ट कितना हो गया? 1 रुपीज। तो पॉइंट क्या है सर, दिस इज द डिफरेंस कि जितने बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, बोलते ना अमीर इंसान और अमीर बन रहा है, जितना आप टेलीविजन पे एडवर्टीजमेंट देख रहे हो तो उतना तुम उस प्रोडक्ट के प्रति अवेयर हो रहे हो, तुमको पता है कि वो प्रोडक्ट है। जैसे मैंने कल भी कहा था, तो गले में खिचखिच हो रही है तो तुम बोलोगे विक्सी गोली ही तुम्हारे दिमाग में पहले आता है। तो ये पॉइंट क्या है सर कि ये एडवर्टीजमेंट है कि जिससे तुमको वो प्रोडक्ट के बारे में जाओगे मांगोगे तो उसका सेल्स बढ़ेगा, तो तुम्हारा एडवर्टीजमेंट का कॉस्ट भी पर यूनिट क्या हुआ? कम। आगे, in addition, a large firm may also be able to sell its byproduct or process its profitability. What is byproduct sir? जैसे मेरा अमूल का मेन प्रोडक्ट तो मिल्क है, लेकिन जब मिल्क खराब हो रहा है तो उसका वो दही भी बना रहे, उसका वो छाछ भी बना रहे, उसका वो बटर भी बना रहे, तो बोले लार्ज प्रोडक्ट, लार्ज बिजनेस के पास उसको बोलते बाई प्रोडक्ट, कि उसके जो एक्स्ट्रा कुछ भंगार वंगार खराब वराब चीजें होगी ना, उसको भी वो कुछ ना कुछ बना के बेच ही देंगे। ठीक है, आगे, sometime or profitably something which might be unprofitable for small firm, जो small firm नहीं कर सकते क्योंकि उसका इतना बजट है ही नहीं। There are also economic associated with transport and storage. This economy become diseconomy after optimum scale. और हर बात अत्युत्तम आती है याद रखने का, एक लेवल तक इकोनॉमी ऑफ स्केल चलेगा, लेकिन ऑप्टिमम स्केल अटेंड कर लिया तो यही किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? डिसइकोनॉमी ऑफ स्केल। For example, advertisement expenditure and other marketing overhead will increase more than proportionately after the optimum scale. जैसे मैं आपको बताता हूं कि बेस्ट बायजूस इतना एडवर्टीजमेंट कर रहा, मतलब वर्ल्ड कप वो फुटबॉल का तो था फीफा, उधर तक बायजूस स्पॉन्सरशिप देने चला गया। बायजूस तो इंडियन क्रिकेट टीम के जर्सी में भी कुछ दिन पहले बायजूस था। तो कभी कभी आप बहुत एक्सपेंसिव ऑप्टिमम लेवल के बाहर करोगे तो तुमको लॉस में घुसा देगी। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ये उन्होंने कहा डिसइकोनॉमी हो गई। फिर तुम लिमिट में रहो तो इकोनॉमी ऑफ स्केल है, लिमिट से बाहर गए तो क्या चालू हो जाएगा? डिसइकोनॉमी ऑफ स्केल। दैट्स ऑल, सिंपल। चलो आगे सर, फाइनेंशियल इकोनॉमी एंड क्या? डिसइकोनॉमी। अ लार्ज फर्म हैज एडवांटेज ओवर स्मॉल फर्म। हर बार कंपैरिजन का यही पॉइंट आएगा कि बड़ी फर्म को हमेशा एडवांटेज रहेगा क्योंकि वो बल्क में चीजें कर रही है। तो उसको, जैसे माल्या को 15,000 करोड़ लोन देने को बैंक को कुछ नहीं लगा, बोले डुबा के चला गया, लेकिन छोटे व्यापारी को लाख रुपए का कर्जा देने को भी बहुत बैंक के चक्कर काटने पड़ते हैं। दिस इज द पॉइंट। फाइनेंशियल इकोनॉमी डिसइकोनॉमी देखते हैं सर। और लार्ज फर्म हैज एडवांटेज ओवर स्मॉल फर्म इन मैटर रिलेटेड टू प्रोक्यूरमेंट ऑफ फाइनेंस फॉर इट्स बिजनेस एक्टिविटी। प्रोक्यूरमेंट का मतलब लाना, जमा करना, कि जब पैसा लाना है, प्रोक्यूर करना है, बिजनेस में लेके आना है, तो लार्ज फर्म को डिफिकल्टी कम आती है कंपेयर टू क्या होता है? स्मॉल फर्म को ज्यादा होती है। इन इट कैन फॉर एग्जाम्पल offer better security to banker and avail advances with greater ease on account of goodwill enjoyed by large firm. Investor have greater confidence in them and therefore would prefer their share, which can be readily sold on the market, on the stock exchange. A large firm can thus raise capital at which cost? Lower cost. तो जो लार्ज अच्छी फर्म है ना, उनको लोग पैसा देने को डरते नहीं क्योंकि पैसा डूबेगा नहीं। वो बोलते इसका स्टॉक आज खरीदा कल बिकने वाला है। लेकिन ऑलरेडी जो बंदा नया आ रहा है, स्ट्रगलर है, वो बोले तेरे पे क्या भरोसा रखे, कल जाके डूब गया तो कंपनी। तो इन्वेस्टर उसको पैसा देने को ही बोलते हैं ना कि कतराता है, पीछे हटता है, और देता है तो ही बोलता है इंटरेस्ट रेट ज्यादा लगेगा, बोल लेना है क्या। तो जो स्मॉल स्केल वाला बंदा है उसको तो पैसों की इतनी अड़चन है तो ज्यादा पैसों पे भी लेता है इंटरेस्ट पे, तो उसका कॉस्ट ऑफ फाइनेंस क्या होता है? बढ़ जाता है। लेकिन लार्ज फर्म के पास 10 ऑप्शन है, तो वही सिलेक्ट करता है जो कम इंटरेस्ट पे उसको पैसा दे, तो उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो जाता है? कम। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होना अच्छी बात है कि गलत बात है? अच्छी बात है, क्योंकि जितना कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम उतना तुम्हारा फिक्स वो पैसा कम जा रहा है बाहर करके, पैसा यूज करने का कॉस्ट, दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। नेक्स्ट, however this cost of raising finance will rise more than proportionately after which scale बेटा? ऑप्टिमम स्केल ऑफ प्रोडक्शन। वही बोला कि लिमिट में रहोगे सब अच्छा है, लेकिन ऑप्टिमम स्केल को तुमने आगे गए बहुत ही कर्जा कर लिया तो ये तुम्हारी डिसइकोनॉमी हो जाएगी। जिसमें हैपन बिकॉज ऑफ रिलेटिवली ग्रेटर डिपेंडेंसी ऑन विच बेटा? एक्सटर्नल फाइनेंस। मतलब तुम सभी लोन पे कर रहे, तुम बच्चे का बर्थडे फिर भी लोन ले रहे,
है ना, घर में शादी, मतलब हर चीज के लिए तुम लोन पे डिपेंडेंस हो गए तो फिर चलेगा नहीं, ये तुम्हारा डिसइकोनॉमी हो जाएगा। लास्ट, risk bearing economy and diseconomy. It is said that large business with diverse and क्या multi production capability in better position to withstand economy ups and down, and therefore अब ये large business और small business की बात की है, किसको ज्यादा सर्वाइवल कैपेसिटी किसका रहेगा, लार्ज की स्मॉल? लार्ज। मतलब एक साल कोविड आ भी गया तो भी उनको फर्क नहीं पड़ेगा, एम्प्लॉय को घर पे बैठ के सैलरी देंगे, लेकिन स्मॉल के पास इतना पैसा ही नहीं है, तो वो अप्स एंड डाउन को सर्वाइव कर लेंगे। आगे, enjoy economy of risk bearing, however risk may be increased if diversification instead of giving cover economic disturbance increase this। तो ये सिंपल सी बात है, सर्टेन लेवल के बाद भी 10 साल कोविड रहा तो 10 साल तो बड़ी फर्म घर बैठ के सैलरी नहीं देगी, तो एक लिमिट तक ठीक है, बियॉन्ड वो डिसइकोनॉमी हो जाएगा। दैट्स द पॉइंट। तो यहाँ पे उसी पॉइंट से बात थी, ज्यादा कुछ करना नहीं था। ये 5 पॉइंट आपने देखे वो थे इकोनॉमी और डिस इकोनॉमी, बट व्हाट इंटरनल। तुम बोलोगे सर सवाल कैसे आएंगे, वो क्या करेंगे पता है, ये 5 पॉइंट के हेडर और एक्सटर्नल के 5 हेडर तुमको पूछेंगे कौन सा ऑड या कौन सा इंटरनल का है, तुमको इसलिए हेडर याद रखने, ठीक है, क्योंकि अभी देखो तुम लास्ट पेज है, खत्म हो रहा है चैप्टर, अब जो तुम पढ़ोगे वो एक्सटर्नल इकोनॉमी और क्या पढ़ोगे, डिस इकोनॉमी, और इसके सिर्फ हेडर पढ़ो। पहला क्या है, चीपर रॉ मटेरियल एंड कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब ये किसके लिए पता है, लार्ज बिजनेस के लिए। क्यों चीपर है, क्योंकि इतने बल्क में चीजें खरीदता है तो उसको कम कॉस्ट में ही मिलता है। दूसरा, टेक्नोलॉजिकल एक्सटर्नल इकोनॉमी, बड़े बड़े जो मशीनरी है, टेक्नोलॉजिकल एक्सटर्नल इकोनॉमी, मशीनरी किसके पास रहेगी, लार्ज बिजनेस के पास से रहेगी, तो एडवांटेज उससे होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का उसका ही होगा। फिर डेवलपमेंट स्किल्ड लेबर, फिर ग्रोथ एंसिलरी इंडस्ट्री, बेटर ट्रांसपोर्टेशन एंड क्या बेटा मार्केटिंग फैसिलिटी, और लास्ट वन क्या है, इकोनॉमी ऑफ इंफॉर्मेशन। जितना इंफॉर्मेशन पता है कि ये चीज होने वाली है, ट्रेंड है, ये लोग एक पे पसंद करेंगे, तो जितना कस्टमर का डेटा उनके पास उतना वो सही चीज बना के बेचेंगे, क्योंकि जो नीड है वही जाएगा तो सेल भी ज्यादा होगा। तो ये एक्सटर्नल हेडर याद रखो कि इसके हेडर क्या थे, मैनेजरियल इकोनॉमी, डिस इकोनॉमी, कमर्शियल, फिर फाइनेंशियल, फिर रिस्क बेयरिंग, ये कुछ पॉइंट किसके थे, और टेक्निकल ये किसके थे, इंटरनल के। एक्सटर्नल के आप देखो एक एक पॉइंट रिवर्स में चालू करेंगे, छठवां पॉइंट और तुम्हारा चैप्टर खत्म है। छठवां पॉइंट, इकोनॉमी ऑफ पर बेटा इंफॉर्मेशन, necessary information regarding technology, labor, price of product may be easily and cheaply made available to the firm on account of publication of information, booklet, bulletins by industry, association, government and public interest। तो ये सारी चीजें इकोनॉमी ऑफ स्केल है, आपको जो पता है तो आप अच्छा प्रोडक्शन कर पाओगे, मार्केट में इजीली सेल कर पाओगे। वैसे ही आप एक काम करो, एक्सटर्नल इकोनॉमी और डिस इकोनॉमी स्टार्टिंग के 4 लाइन पढ़ो, फिर आपको अच्छा समझेगा। आपके लिए मैं भी पढ़ता हूं तो आप मन में पढ़ो, मेरी आवाज बैकग्राउंड में सुनते रहे। इंटरनल इकोनॉमीज आर इकोनॉमीज एंजॉय बाय होम फर्म ऑन अकाउंट ऑफ यूज ऑफ ग्रेटर डिग्री ऑफ डिवीजन ऑफ क्या लेबर एंड स्पेशलाइज्ड मशीनरी एट हायर लेवल ऑफ आउटपुट। दे आर इंटरनल इन द सेंस दैट दे एक्रू टू फर्म ड्यू टू इट्स ओन एफर्ट्स, फर्म के खुद के एफर्ट्स की वजह से हो रहा है, इसलिए हम उसे इंटरनल बोल रहे हैं। बिसाइड्स, इसके अलावा, इंटरनल इकोनॉमी के अलावा, बिसाइड इंटरनल इकोनॉमी देयर आर एक्सटर्नल इकोनॉमी व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फर्म। External economy and diseconomy are those economies and diseconomy which accrue to the firm as a result of क्या बेटा expansion in the output of the whole industry and they are not dependent on the output level of individual firm। वो individual firm पे dependent नहीं है, वो किस पे dependent है, पूरे इकोनॉमी पे। अगर भारत में ओवरऑल सब अच्छा चल रहा है तो सबका भला ही होगा, मतलब पॉजिटिव इन्वायरमेंट है तो तुम्हारा फॉर्म अच्छा करे, इट डजंट मैटर, सारे फॉर्म अच्छा करना चाहिए, तो उसको एक्सटर्नल इकोनॉमी बोलते हैं। आगे, they are external in the sense that they accrue to the firm not out of their internal situation but from outside due to expansion of industry। These are available to one or more of the firm in the form of पहला cheaper raw material and capital requirement। The expansion of industry may result in expansion of new and cheaper source of raw material, machinery and other types of capital equipment। Expansion of industry result in greater demand for various kind of material एंड कैपिटल रिक्वायरमेंट रिक्वायर्ड बाय इट। सर ये क्या चल रहा है हमको नहीं समझ में आ रहा, एग्जांपल दो। नासिक में महिंद्रा एंड महिंद्रा है, बहुत बड़ा कंपनी है। ऐसे कहा जाता है कि जब महिंद्रा एंड महिंद्रा अगर बंद हुआ तो बहुत सारे छोटे छोटे कंपनी भी बंद हो जाएंगे। क्यों कहा जाता है सर, क्योंकि छोटे छोटे कंपनी में तो जॉब है। हाँ सर, भले 100 इंप्लॉई, 50 इंप्लॉई, 25 इंप्लॉई, 20 इंप्लॉई, वो भी तो कंपनी है। वो महिंद्रा एंड महिंद्रा के स्पेयर पार्ट बनाती है, क्योंकि कार बिकती है तो ये कार का विंडो बनाने वाली कंपनी चलती है।
ये क्या करते हैं, आउटसोर्स करते हैं अपना काम छोटी छोटी कंपनियों को, स्पेयर पार्ट बनवा लेते हैं, नट बोल्ट स्क्रू कांच ये चीज, फिर वो जाता है महिंद्रा एंड महिंद्रा, और महिंद्रा एंड महिंद्रा में मेजोरिटी चीजें असेंबल होती है। असेंबल मतलब वो फिट वगैरह करते हैं, प्रॉपर डिजाइनिंग जो भी रहेगा। तो दिस इज ना, ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर तुम गाड़ी बनाओगे तो लोगों को, बाकी इंडस्ट्री भी तो जनरेट होगी, बाकी इंडस्ट्री को तो प्रोडक्ट, अगर डिमांड होगा तो ही तो प्रोडक्शन होगा, डिमांड ही नहीं तो कैसे। तो ये चीजें हैं, ये जो पॉइंट आप पढ़ रहे हो शायद आपको समझ पाए। द फर्म कैन procure this on large scale at competitive price from the other industry. This reduce their cost of production and consequently the price of क्या बेटा, आउटपुट। तो ये एक फायदा है कि अगर तुमको तुम्हारे मटेरियल कम प्राइस में मिला तो तुम्हारा कॉस्ट कम होगा, प्रॉफिट डेफिनेटली क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लास्ट 4 पॉइंट है, चैप्टर खत्म है बेटा। टेक्नोलॉजिकल एक्सटर्नल इकोनॉमी, आप रीड कीजिए क्या है फटाफट, फुल फोकस कीजिए, चैप्टर डन हो रहा है। When the whole industry expand मतलब क्या, सारी इंडस्ट्री बढ़ रही है अब, है ना। इंडस्ट्री का मतलब क्या, पहले मुझे बताओ। इंडस्ट्री मतलब आप पर्टिकुलर चीज, जैसे मोबाइल इंडस्ट्री बात करूं तो सिर्फ मोबाइल की सारी कंपनी, वो विपो वगैरह वगैरह सारे फर्म एक साथ उसे इंडस्ट्री कहते हैं। और सारा इंडस्ट्री अगर बढ़ रहा है, एक्सपांड हो रहा है, इट में रिजल्ट इन डिस्कवरी ऑफ न्यू टेक्निकल का बेटा नॉलेज, and in accordance with that the use of improved and better machinery and process than before. This will change the technical coefficient production and enhance the productivity of firm in industry and reduce their cost of production. एक ही चीज है, इकोनॉमी में इकोनॉमी पढ़ रहे हैं आप, और लास्ट में वो डिस इकोनॉमी बता देगा। अब तो सब इकोनॉमी पढ़ रहे हैं कि टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई, तो एक्सटर्नल बात है, क्योंकि इंडस्ट्री ने कुछ नया रिसर्च कर लिया, उससे प्रोडक्शन कम होगा कि बढ़ेगा, कम हो बढ़ेगा, सॉरी क्या होगा, बढ़ेगा। सेकंड लास्ट पॉइंट, डेवलपमेंट स्किल लेबर। पहले जमाने में सब लेबर ना अनस्किल्ड था, तो काम को बहुत टाइम लगता था। अब क्या हो गए, स्किल लेबर, और स्किल लेबर आए तो प्रोडक्शन में इसका क्या होगा, फायदा ही होगा, तो रिड्यूस होगा कॉस्ट, क्योंकि इफिशियंसी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रोथ ऑफ एन्सिलरी इंडस्ट्री। एन्सिलरी म्हणजे त्याच्या म्हणता ना की सपोर्टिव इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, एन्सिलरी मतलब सपोर्टिव इंडस्ट्री। जैसे कि पढ़ के बताता हूं, expansion of industry encourage the growth of number of ancillary industry which specialize in the production of supply raw material, tools, machinery, component, repair, service, etc. Input price goes down in competitive market and benefit of its accrue to all the firm in the forms of reduction of which cost, production cost. Likewise, new unit may come up for processing, recycling of the waste of product of the industry. This will tend to reduce the cost of production in general. एक ही चीज बार बार घूम रही है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो रहा है, रिड्यूस। बस हेडर याद रखो, बाकी आपको कुछ लर्न नहीं करना है, दैट्स ऑल। लास्ट पॉइंट, बेटर ट्रांसपोर्टेशन एंड मार्केटिंग फैसिलिटी। और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अच्छा, रोड अच्छे है, रेल अच्छे है, वाटरवे अच्छे है, मार्केटिंग सही हो रही चीप रेट में, तो तुम्हारा प्रोडक्शन बढ़ेगा कि कम होगा, बढ़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है, सही कम फ्यूल लग रहा है तुमको, तुम्हारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी क्या होगा, रिड्यूस होगा, दैट्स ऑल। लास्ट पैरा है, ये सब छोड़ो, लास्ट आओ। हाउएवर एक्सटर्नल इकोनॉमी में सीज मतलब क्या, स्टॉप, इकोनॉमी बंद हो जाएगी इफ दे आर सर्टन डिसएडवांटेज। लास्ट का पैराग्राफ पढ़ लो। हाउएवर एक्सटर्नल इकोनॉमी में सीज इफ देयर आर सर्टन डिसएडवांटेजेस व्हिच मे न्यूट्रलाइज द एडवांटेज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्री। वी कॉल देम एक्सटर्नल क्या, डिस इकोनॉमी। यही ऊपर की जो पॉजिटिव चीज जब नेगेटिव में जाएगी तो उसे इकोनॉमी बोलेंगे कि डिस इकोनॉमी, डिस इकोनॉमी। एक्सटर्नल डिस इकोनॉमी आर disadvantage that originated inside the firm या outside the firm, outside the firm, especially in the input market. Example of external diseconomy is rise in various factor price. Various factor price मतलब लैंड का रेंट बढ़ गया है, लेबर का वेजेस बढ़ गया है, तो जब इसमें इनके प्राइसेस बढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिस इकोनॉमी। और ऊपर हमने देखा कॉस्ट जब कम हो रहा था वो क्या था, इकोनॉमी। ठीक है। When the industry expand, the requirement of various factors of production such as raw material, capital, स्किल लेबर, ये बढ़ेगा कि कम होगा, वो भी बढ़ेगा। इंडस्ट्री बढ़ रही है तो इनकी भी रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। इंक्रीजिंग डिमांड फॉर इनपुट पुट्स प्रेशर ऑन क्या बेटा, विच मार्केट, इनपुट मार्केट। अब लेबर सबको स्किल, सबको सीए चाहिए, अब सीए तो इतने प्रोड्यूस हो नहीं रहे। पहले जमाने में कम सीए थे, कम कंपनी भी थी, तो कम पगार पे भी काम हो जाता था। आज कंपनी बढ़ गई, सीए तो कम कम बहुत कम स्पीड से बढ़ रहे, स्किल लेबर। तो बोले सीए का पैकेज जो एवरेज 6 लाख होता था, अब वो 15 लाख हो गया, अब 18 लाख हो गया। तो कॉस्ट बढ़ गया, किसका कॉस्ट बढ़ गया, लेबर का, मतलब इनपुट का, क्योंकि अब एक्सपांशन हुआ तो लोगों को सबको सीए चाहिए, लेकिन सीए उतने है नहीं ना। दिस में रिजल्ट इन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो सीए का प्राइस कम होगा कि बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, मतलब वो सैलरी फीस ज्यादा लेगा। Especially when there are short in supply. Moreover, too many firm in industry at one place may also result higher transportation costs, marketing costs, and high
pollution control cost. The government may also through its location policy prohibit or restrict expansion of industry in particular place. और गवर्नमेंट ने कभी कभी ये डिसइकोनॉमी रोकने के लिए ये भी चीज है कि कुछ पर्टिकुलर प्लेस पे प्रोहिबिट कर देते, रोक देते. तो दिस इज द आपका सिनारियो, इंटरनल इकोनॉमी और एक्सटर्नल इकोनॉमी, इंटरनल डिसइकोनॉमी और एक्सटर्नल डिसइकोनॉमी. इंटरनल इकोनॉमी और डिसइकोनॉमी में आपने एक ही पैराग्राफ में दोनों चीज पढ़ा. शुरुआत में वो इकोनॉमिकल था और बाद में एक सर्टन लेवल के बाद गया तो डिसइकोनॉमी हो गया. एक्सटर्नल इकोनॉमी में आपने जो 5-6 पॉइंट पढ़े सब में अच्छा अच्छा ही पढ़ा अंदर, और सब में एक ही पॉइंट कॉमन था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा कि कम हुआ, कम हुआ. ये सब चीजें यूज करके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब रिड्यूस हुआ तो एक्सटर्नल क्या हो गया, इकोनॉमिक. और लास्ट के पैराग्राफ में तुमने क्या देखा, सब कॉस्ट क्या हो गया, बढ़ गया. इतना प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट हो गया तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का जब कॉस्ट बढ़ा तो एक्सटर्नल क्या था, डिसइकोनॉमिक. मतलब यहाँ पे सब पॉजिटिव है, उनका नेगेटिव कब चालू हुआ, यहां से नीचे से चालू हुआ करके. समझा? एंड दैट्स ऑल. चैप्टर नंबर 3 इज ओवर. इसमें इसीलिए मैंने रिस्क भी लिया कि इसमें इसकी कुछ ज्यादा था नहीं तो मैं डिजिटल बोर्ड के बिना ये पढ़ाता नहीं, अगर ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता तो करके. ठीक है, तो ध्यान दो, आपको तीसरे यूनिट पे अब प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है. सारे एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, 320 के करीब है. ठीक है, अगर अभी चालू करोगे तो इसमें दर्द नहीं होगा, अगर बाद में चालू करोगे तो भूल जाओगे फिक्स कॉस्ट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट क्या है, एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है, रिलेशन बिटवीन याद है क्या, वो एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट. मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट पर को कहां पे कट करते हैं, मैक्सिमम की मिनिमम, मिनिमम पॉइंट. ठीक है, तो ये जो चीजें वो अभी याद आ रही है और अभी खत्म करो. यूनिट 1-2 लेके बैठने का, दैट्स ऑल. 320 एमसीक्यूज खत्म. चैप्टर 1 चैप्टर 5 इजीली होगा, 2 को अभी भी आप इजीली लो तो तुम्हारा एक सब्जेक्ट का साइमल्टेनियसली प्रेशर कम हो रहा है. अकाउंट में याद रखना आज के 7 तारीख और 15 तारीख को पेपर बोला है. आपको ऐसे बिना लिखे कुछ नहीं होगा, आपका पिक्चर अनक्लियर रहेगा, चीजें नोट डाउन करो. आपको अगर लग रहा है कि सर 7 दिन चले गए अकाउंट पढ़ के ही नहीं हुआ, कैसे करो, समझ में नहीं आ रहा कहाँ पे टाइम जा रहा है, क्योंकि आपके गोल क्लियर नहीं, क्योंकि लिखे हुए नहीं है. एक नोटबुक में लिखो कि यार मेरे को 15 तारीख को, तो 15वीं तारीख को कट करो, 14 तारीख तक टाइम है तुम्हारे पास. तो आप लिखो कि आज के 7 है तो मैं एटलीस्ट आज कौन से चैप्टर कर सकता हूँ. फिर आप अपना पूरा शेड्यूल लिखो दिन का, कॉलेज में कितना टाइम जा रहा है, क्लास में कितना जा रहा है, असाइनमेंट में कितना जा रहा है. फिर देखो मेरे पास 4 ही घंटे एक्चुअली, तो उस 4 में कितना पढ़ सकता हूँ. तुमको ऐसा लगता है सर आम्हाला टाइमच कळत नाही कुठे येतो कुठे जातो, फिर तुम्हें जो है वो भी तुम टेंशन में गला देते. तो तुमने 24 घंटे का कैलकुलेशन करो, सुबह तुम उठ रहे हो तो 2 घंटा ये खत्म करना है, क्योंकि टाइम बहुत कम है. तुमको अकाउंट का कंप्लीट करना है कि 15 को ऐसे पेपर आएगा और एक दिन में सब होगा नहीं. ठीक है, तो ये चीज है. चलो यहाँ पे रुकते हैं. थैंक यू सो मच. आपका चैप्टर भी डन हो गया. ये लाइट नहीं थी तब हुआ, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं.